नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। ग्रामीण परिवेश एवं ग्रामीण समाज एवं विकास के मॉक टेस्ट सीरीज में आज ये चौथा टेस्ट है, जिसमें हम लोग राजस्व लेखपाल मुख्य भर्ती परीक्षा के लिए कई सारे अभ्यास हेतु अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, उसकी व्याख्या भी देखेंगे और कुछ यूनिक क्वेश्चंस जो है यहाँ पर हम अटेम्प्ट करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए हमारा जो क्रैश कोर्स है, उससे आप जुड़ना चाहें तो उसके लिए आपको लेखपाल लिखकर इस नंबर पर व्हाट्सएप करना होगा। इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स, उनके साथ में पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज़ तीनों ही एक साथ प्रदान की जाती है। ऐप के माध्यम से सब कुछ आपको मिलता है। और इसके अलावा अगर आप केवल टेस्ट सीरीज लेना चाहें, क्योंकि सबसे लास्ट में जो है प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, और हमारी टेस्ट सीरीज जो है उसकी विशेषता है कि बिल्कुल 2D पैटर्न और जो सिलेबस का एक एक जो है टॉपिक दिया गया है उसके अनुसार ही उसको बनाया गया है। तो आप जो है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको लेखपाल टेस्ट सीरीज लिखकर इसी नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से भेजना होगा और रिप्लाई में आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। तो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आज का हम देखते हैं, विख्यात भारत माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश से संबंधित ये प्रश्न है। उत्तर प्रदेश के दर्शनीय स्थलों में आता है। तो भारत माता मंदिर बहुत ही मशहूर है। कहाँ पर स्थित है? निश्चित रूप से आपको पता होगा, ये स्थित है वाराणसी में। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस वर्ष डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम शुरू किया गया? तो जैसा कि लेखपाल की तैयारी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें कई सारे ऐसे फैक्ट हैं जिनसे आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसको डिटेल में हम जानेंगे भी। सबसे पहले इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। तो डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम की शुरुआत जो है 2008 में हुई थी, और उसके बाद जो है इसमें कई सारे डेवलपमेंट्स हुए, उनकी हम बात कर लेते हैं। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम, जिसको DIRLRMP कहते हैं, इसको 21 अगस्त 2008 को शुरू किया गया था। ये कैसी योजना है? ये केंद्र प्रायोजित योजना है, जिससे अपने मूल लक्ष्यों को पूरा करने के साथ साथ कई नई योजनाओं के साथ अपने दायरे का विस्तार करने के लिए 2023-24 तक अब बढ़ा दिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो भूमि अभिलेख होते हैं, लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं, जो अभी तक खसरा खतौनी में मैनुअल दर्ज किए जाते थे, उन्हीं को जो है मॉडर्नाइज करना है, आधुनिकीकरण करना है। तो इस कार्यक्रम को पहले राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम यानी NLRPM कहा जाता था। अब जो है इसका नाम बदल दिया गया है, डिजिटल इंडिया भूमि राष्ट्रीय अभिलेख कार्यक्रम का आधुनिकीकरण कार्यक्रम कर दिया गया है। इस कार्यक्रम में 3 प्रमुख कंपोनेंट्स हैं, घटक हैं। इसमें भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण, सर्वेक्षण और पंजीकरण का कंप्यूटरीकरण इसमें किया जाता है। इसी से संबंधित एक और जो है शब्दावली है जो आपसे पूछी जा सकती है, यूएल पिन। यूएल पिन क्या है? इसको कहते हैं यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो इसको हिंदी में हम क्या कहेंगे? विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या। तो ये भूमि की एक तरह से आधार संख्या होती है। जिस प्रकार से जो है नागरिकों के लिए आधार की व्यवस्था की गई, उसी तरह से भूमि का भी एक आधार नंबर है। ये एक ऐसी संख्या है जो भूमि के उस प्रत्येक खंड की पहचान करेगा जिसका सर्वेक्षण हो चुका है। विशेष रूप से ग्रामीण भारत में, जहाँ सामान्यतः भूमि अभिलेख काफ़ी पुराने और विवादित होते हैं, तो इससे भूमि की धोखाधड़ी पर रोक लगेगी। केंद्र की योजना 1 वर्ष के भीतर प्रत्येक भूखंड हेतु 14 अंकों का विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या, जिसको हमने क्या कहा? यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर कहा, तो इसको जारी करने की है। वर्ष 2021 में यूएल पिन को योजना को 10 राज्यों में शुरू किया गया है, जिसे मार्च 2022 तक संपूर्ण भारत में, संपूर्ण देश में लागू किया जा चुका है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महालवाड़ी व्यवस्था, ये भू राजस्व की एक व्यवस्था है जो ब्रिटिश काल से चली आ रही थी, ब्रिटिश काल में लागू थी। तो ये महालवाड़ी व्यवस्था जो है, इसकी शुरुआत किस वर्ष में की गई थी, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा मित्रों? इसका सही उत्तर है 1822। एक नाम आपने सुना होगा, हॉल्ट मैकेंजी।
तो हॉल्ट मैकेंजी जो है इसका जनक माना जाता है। इसी के द्वारा 1822 में महालवाड़ी व्यवस्था को आगे बढ़ाया गया था। बाद में विलियम बेंटिक जो गवर्नर जनरल था, इसके कार्यकाल के दौरान इस प्रणाली में कई सारे सुधार किए गए। इस प्रणाली में ब्रिटिश भारत के मध्य प्रांत, उत्तर पश्चिम सीमांत, आगरा, पंजाब, गंगा घाटी आदि से इसकी शुरुआत की गई थी। इस प्रणाली के तहत किसानों को भूमि का स्वामित्व अधिकार प्रदान किया जाता था और राजस्व की जो दर निर्धारित की गई वो लगभग 66% हुआ करती थी। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, जिसको EWS कहते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, इनको आरक्षण दिया गया था अभी हाल में। तो इनको आरक्षण देने के लिए मौलिक अधिकार के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किन अनुच्छेदों में संशोधन किया गया है? तो ये सभी मौलिक अनुच्छेदों से संबंधित अनुच्छेद हैं, मौलिक अधिकारों से संबंधित। तो इनमें किस में संशोधन किया गया था EWS का आरक्षण प्रभावी करने के लिए? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी, 15 और 16 में, जहाँ पर जो है समान अवसर की बात की जाती है। तो 103वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो था, इसने 15 और 16 अनुच्छेद में संशोधन करके आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए शिक्षा संस्थानों में प्रवेश और नौकरियों में आर्थिक आधार पर आरक्षण का कोटा 10% जो है किया था। अनुच्छेद 15(6) और अनुच्छेद 16(6) में इसे शामिल किया गया है। इसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए जो 50% पहले से आरक्षण में जो कवर नहीं किए गए हैं लोग, उन गरीबों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए लागू किया गया। यानी कहा जा सकता है कि मुख्य रूप से सामान्य वर्ग के लिए। ये केंद्र और राज्यों दोनों को समाज के EWS कोटे में आरक्षण प्रदान करने में सक्षम बनाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। पारिस्थितिकी या पारिस्थितिक अनुक्रमण, जिसको हम इंग्लिश में इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन में क्या होता है? एक कम्युनिटी के बाद दूसरी कम्युनिटी, दूसरी के बाद तीसरी, एक क्रम में जो है बनती चली जाती। तो हमको जो है यहाँ पर कई सारे जो है सक्सेशन के क्रम दिए हुए हैं। इसमें से कौन सा क्रम जो है सही होगा ये चुनना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सी ऑप्शन इसका सही होगा। सबसे पहले लाइकेन उगता है। लाइकेन क्या होता है? एल्गी और फंजाई यानी कवक और जो है शैवाल का मिश्रण होता है। इसमें सहजीवन पाया जाता है। उसके बाद काई जो केवल जो है शैवाल होती है। इसके बाद जड़ी बूटियाँ, उसके बाद झाड़ियों का उगना। झाड़ियाँ जो है थोड़ा सा हायर प्लांट्स में आ जाते हैं, श्रब्स में आ जाते हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं अच्छे से। लंबी अवधि में समय के साथ किसी पारिस्थितिकी समुदाय को, इकोलॉजिकल कम्युनिटी है, मान लीजिए कोई मरुस्थल है या कोई जो है जलीय तंत्र है या स्थलीय तंत्र है, इसमें जो प्रजातीय संरचना का क्रमशः बदल जाना क्या कहलाता है? इकोलॉजिकल सक्सेशन कहलाता है। इस परिवर्तन में जैविक तथा अजैविक दोनों घटक शामिल होते हैं, यानी बायोटिक फैक्टर्स भी शामिल होते हैं और एबायोटिक फैक्टर्स भी इसमें शामिल होते हैं। इस प्रक्रिया में कुछ दशक, जैसे वन्य जीवन के लिए, और से लेकर लाखों वर्षों तक का समय लग सकता है। यानी ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार की कम्युनिटी है, उतना समय उसमें लग जाता है। वायु द्वारा उड़ाई गई रेत, नग्न चट्टानों, चट्टानी ढलानों या अन्य स्थितियों में जहाँ जल की अत्यधिक कमी होती है, प्रारंभ के किए गए अनुक्रमण को शुष्क तारंभी अनुक्रमण या जिरार्च सक्सेशन कहा जाता है। जिरार्च का मतलब ही होता है मरुस्थल में इस प्रकार का जो है, जब मरुस्थल में सक्सेशन होता है तो वो शुष्क तारंभी अनुक्रमण कहलाता है। इन सक्सेशंस के विभिन्न चरणों में निम्नलिखित क्रम में जीवों का परिवर्तन शामिल है। ये किसका उदाहरण है? जिरार्च सक्सेशन का। यानी लाइकेन पहले उगेगी, अगर कोई नग्न चट्टान है, उसके बाद वहाँ पर काई आएगी, फिर जड़ी बूटी वाले जो है छोटी झाड़ियाँ उगेंगी, उसके बाद जो है बड़ी झाड़ियाँ जो है, जिसको जड़ी बूटी यानी हर्ब्स होते हैं और झाड़ियाँ जो है श्रब्स होते हैं। लाइकेन आर्द्र मौसम के दौरान पनपते हैं और सूखे के दौरान बहुत लंबे समय तक शुष्क स्थिति में रह सकते हैं, इसलिए शुरुआत जो है इसी से होती है। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार द्वारा स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत 5 वर्षों में कितना ऋण स्वीकृत किया गया है?
तो स्टैंड अप इंडिया स्कीम जो है ये आर्थिक सशक्तिकरण और रोजगार सृजन करने के लिए शुरू की गई थी। इसमें कितना ऋण स्वीकृत किया गया है ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा बी ऑप्शन, 25,586 करोड़ रुपए। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। योजनाओं से प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है। स्टैंड अप इंडिया योजना 5 अप्रैल 2016 को आर्थिक सशक्तिकरण और रोजगार सृजन करने के लिए जमीनी स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी। इस योजना को वर्ष 2025 तक अब एक्सटेंड कर दिया गया है। स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत बैंकों द्वारा 5 वर्षों में 1,14,322 से अधिक खातों में 25,586 करोड़ रुपए से अधिक स्वीकृत किए गए हैं। और स्टैंड अप योजना का जो गोल है, जो मूल उद्देश्य हैं वो क्या क्या हैं? महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देना, इंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना, विनिर्माण यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सेवाओं या व्यापार के क्षेत्र में ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए ऋण प्रदान करना, कम से कम एक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उधारकर्ता और कम से कम एक महिला उधारकर्ता को 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए के बीच बैंक ऋण की सुविधा। तो ये सब इसके जो है मुख्य उद्देश्य हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। पौधों की वृद्धि सामान्यतः किस पीएच के मध्य होती है? यानी ऑप्टिमम पीएच क्या है जिस पर पौधे जो है बहुत अच्छे तरह से उग सकते हैं। बाकी पौधों की रेंज ऐसी होती है कि हर पीएच पे जो है कोई ना कोई पौधा उगता है, सबके अपवाद हैं, लेकिन हम ऑप्टिमम की बात कर रहे हैं सामान्य परिस्थितियों में। तो ऑप्टिमम पीएच की अगर हम बात करें तो 6 से 7.5 पीएच के मध्य जो है सबसे अच्छी और सामान्य ग्रोथ जो है पौधों की होती है। मृदा पीएच का एक प्रमुख विशेषता है जिसका उपयोग मिट्टी की विशेषताओं के संबंध में गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों तरह के सूचनात्मक विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। पौधों की पोषक तत्वों की उपलब्धता को पीएच प्रभावित करता है। अगर एसिडिक है या एल्कलाइन है पीएच, तो उससे ये तय होता है कि किस तरह का वो जो है पोषक तत्व ग्रहण कर सकता है। तो अधिकांश पौधों के लिए इष्टतम पीएच रेंज 5.5 से 7.5 के बीच होती है। हालांकि कई पौधों ने इस सीमा के बाहर पीएच मान पर पनपने के लिए भी खुद को अनुकूलित किया है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं बहुत एसिडिक कंडीशन में उग जाते हैं, कुछ एक्सट्रीम एल्कलाइन कंडीशन में भी उग जाते हैं, लेकिन सामान्य रूप से जो है 6 से 7.5 वाली जो रेंज है यही जो है सबसे सही मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न। वह मिट्टी जो वायु द्वारा उड़ाकर दूसरे स्थान पर पहुंचा दी जाती है उसको क्या कहा जाता है? तो ये जो है कई सारी मिट्टियों के नाम इस तरह से होते हैं जो स्थानांतरित मिट्टियां होती हैं, जैसे मालवा मिट्टी, वाहित मिट्टी, अवशिष्ट मिट्टी या वातोड़ मिट्टी। तो इसमें से जो मिट्टी के द्वारा उड़ाकर एक स्थान से दूसरी जगह पर पहुंचा दिया जाता है उनके बारे में हमको बताना है कि उसका नाम क्या है। उसको कहते हैं वातोड़ मृदा या मिट्टी। शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जहाँ पर तापक्रम ऊंचा रहता है, वायु का वेग अधिक होता है, मृदा शुष्क एवं मोटे कणों वाली होती है, तो मृदा में कार्बनिक पदार्थों का अभाव होता है। ऐसी जगहों पर वहाँ पर वनस्पतिक आवरण नहीं पाया जाता है। ऐसे क्षेत्रों में मिट्टी क्या करेगी, आसानी से जो है मृदा का क्षरण कर देगी और वो जो है एक जगह से उड़कर दूसरी जगह तक पहुँच जाएगी। विश्व के कुल स्थल क्षेत्रफल के लगभग 40% भाग में मरुस्थल फैला हुआ है। राजस्थान का मरुस्थल हमारे देश में 2,08,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसके कारण प्रतिवर्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जिसमें मुख्य रूप से आगरा, मथुरा, इटावा, जो चंबल वाला प्रभावित क्षेत्र है, इसमें 3200 एकड़ कृषि योग्य भूमि का विनाश प्रतिवर्ष हो रहा है। तो ये एक जो है गंभीर समस्या है। अभी आपने देखा होगा वर्ल्ड लेवल पर जो है जगत सदगुरु द्वारा जो है एक मूवमेंट शुरू किया गया है, सेव सॉयल। तो इसको पूरे विश्व में जो है क्रांति की तरह जो है उन्होंने फैलाया है। उन्होंने कहा है कि पर्यावरण को बचाने का सबसे जो बुनियादी तरीका है वो मिट्टी को बचाना, क्योंकि अगर मिट्टी ही नहीं बचेगी तो पर्यावरण नहीं बच पाएगा। आगे बढ़ते हैं। मृदा कण या मृदा कणाकार में जो मृतिका मृदा होती है जिसको हम क्ले सॉयल कहते हैं, तो क्ले सॉयल के जो कण होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं,
उनका व्यास कितना होता है। इस तरह के प्रश्न पहले भी कई सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इनका व्यास कितना होता है क्ले सॉइल के जो है एक कण का 0.002 मिलीमीटर से कम होता है, यानी बहुत ज़्यादा कम होता है। इसी कारण जो है ये चिकनी मिट्टी भी कहलाती है। जो अति सूक्ष्म महीन कण होते हैं और मृदा में अधिक नमी को ये रोकने में सक्षम होती है। मृत्तिका या मिट्टी मुख्यतः अल्मुनियम के सिलिकेट एवं अन्य पॉलीसिलिकेट का मिश्रण है। मृदा जिन मुख्य खनिजों से बनी होती है उन्हें मृत्तिका खनिज या सॉयल जो है मिनरल्स कहा जाता है। और भू तकनीकी दृष्टि से मृत्तिका उन खनिजों को कहते हैं जिनके कणों का आकार 4 माइक्रोन से कम होता है। मृत्तिका मुख्यतः भूरे रंग की होती है, लेकिन बाकी रंगों में भी ये पाई जाती है, सफ़ेद, पीली, लाल रंगों में भी ये पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1793 में स्थायी बंदोबस्त अधिनियम या भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को किन क्षेत्रों में लागू किया गया था? तो 4 ऑप्शन दिए हैं, उड़ीसा, बिहार, बंगाल या सभी में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? स्थायी बंदोबस्त प्रणाली जो है इन सभी प्रांतों में उस समय लागू किया गया था। ये अंग्रेजों की भूमि सुधार नीति के भाग के रूप में लागू किया गया था। इसे तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बिहार, बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्रों में लागू किया गया था। इसे जमींदारी बंदोबस्त भी कहा जाता था या सूर्यास्त बंदोबस्त भी कहते थे, क्योंकि जमींदारों को एक निश्चित तिथि पर सूर्यास्त से पहले राजस्व का भुगतान करना पड़ता था। आगे बढ़ते हैं। भूमि अभिलेख यानी लैंड रिकॉर्ड का नवीनीकरण योजना एक योजना है, भूमि अभिलेखों के नवीनीकरण की योजना। इसके प्रगति ना कर पाने के सही से संबंधित सही कथनों को हमको इसमें से चुनना है। तो इस तरह की योजना जब फेल होती है तो उसमें कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे प्रशासन में पारदर्शिता का अभाव, बुनियादी संरचना का अभाव, प्रशासनिक दक्षता का अभाव। तो हम कह सकते हैं ये सभी कारण जो है इस योजना के फेल होने में मददगार रहे होंगे। भूमि अभिलेखों के रखरखाव और ग्रामीण व्यवस्था में प्रक्रियाओं के सामंजस्यपूर्ण संचालन के लिए यह योजना 7वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। इस तरह के फैक्ट्स को याद रखिएगा। 1997-98 तक लगभग 470 तहसीलों को कार्यक्रम के एक भाग के रूप में शामिल किया गया था, लेकिन यह योजना कई कारणों से पूर्ण प्रगति प्राप्त करने में विफल रही। स्थानीय स्तर पर योजना आधारित संरचना और प्रशिक्षण सहायता के अभाव में यह योजना अप्रभावी हो गई। अगला प्रश्न, भारत देश के किस राज्य ने डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत भूमि अभिलेखों के 100% कंप्यूटरीकरण का लक्ष्य प्राप्त किया है? अच्छा प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कर्नाटक। कर्नाटक ने 100% जो है भूमि अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। आंकड़ों के अनुसार 2 राज्य कर्नाटक और उड़ीसा और 3 केंद्र शासित प्रदेशों ने भूमि अभिलेखों के 100% कंप्यूटरीकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है, जबकि कुछ राज्यों ने भूमि अभिलेखों के 80 से 90% तक जो है कंप्यूटरीकरण का प्रोग्रेस कर लिया है। अगला प्रश्न, भूमि सुधार के विषय में निम्नलिखित में से किस सूची से इसका संबंध है? तो भूमि सुधार का जो विषय है वो किस सूची से संबंधित है ये आपको बताना है। तो भूमि सुधार जो है राज्य सूची में आता है और इस पर जो है जो कानून बनाने का अधिकार है वो राज्य विधानसभाओं के या राज्य विधान मंडलों के अधिकार क्षेत्र में आता है। संविधान में भूमि सुधार से संबंधित कानूनों को वैधानिक मान्यता देने के उद्देश्य से 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। संविधान की 7वीं अनुसूची को संविधान के अनुच्छेद 246 सत्ता के विकेंद्रीकरण से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, सीमांत जोत क्षेत्र श्रेणी के अंतर्गत कितना भूमि लगभग वर्तमान में आता है? तो जो वर्तमान व्यवस्था है जिसके अंतर्गत जो है जोतों के आधार पर कृषकों का बंटवारा किया जाता है, उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है, तो सीमांत या मार्जिनल किसान किसको कहा जाता है?
ऐसे किसान जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है उनको हम सीमांत जोत श्रेणी के किसान कहते हैं। बाकी लघु किसान किसे कहते हैं? जिसके पास 1 से ज़्यादा और 2 से कम हो हेक्टेयर में भूमि। इसी प्रकार मध्यम जो कृषक होते हैं उनके पास 4 से 10 और बृहद के पास 10 हेक्टेयर से अधिक। इसको और थोड़ा अगर हम डिटेल में देखें, क्योंकि इसका क्लासिफिकेशन थोड़ा और बड़ा होता है, तो सीमांत जो है 1 हेक्टेयर से कम, लघु जो है 1 से 2 हेक्टेयर वाले जो है किसानों को कहते हैं, और उसके बाद अर्ध मध्यम एक श्रेणी है जिसमें 2 से 4 हेक्टेयर वाली श्रेणी आती है, मध्यम वाली 4 से 10 के बीच में, और वृहद या बड़े किसान जो है 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले किसानों को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से पंचायती राज मंत्रालय द्वारा कब स्वामित्व योजना की शुरुआत की गई थी? स्वामित्व योजना एक महत्वाकांक्षी योजना है जो लैंड रिकॉर्ड और लोगों को जो है उनके भूमि का मालिक घोषित करती है। तो स्वामित्व योजना की शुरुआत जो है रिसेंट में हुई है। कब हुई है ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है अप्रैल 2020 में स्वामित्व योजना की शुरुआत की गई है। और इसका फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा। स्वामित्व योजना का जो पूरा जो है नाम है वो है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेजेस एरियाज है। तो ये काफ़ी बड़ा है स्वामित्व योजना का फुल फॉर्म, लेकिन इसको याद रखा जा सकता है एग्ज़ाम की दृष्टि से। यह योजना प्रधानमंत्री द्वारा 24 अप्रैल 2020 को केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में शुरू किया गया था। अब इसमें क्या होता है? इस योजना का उद्देश्य एक सामाजिक आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत को बढ़ावा देना है। इस योजना का लक्ष्य क्या है? 2021 से 25 के दौरान लगभग 6.62 लाख गाँवों तक पहुंचना है। योजना का प्रायोगिक चरण 2020-21 के दौरान महाराष्ट्र, कर्नाटका, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश राज्यों और पंजाब और राजस्थान के कुछ गांवों में लागू किया गया था, जो अब पूरी तरह से पूरे देश में लागू हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। भारत में चकबंदी शासन के अंतर्गत वर्तमान समय में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत आता है? तो चकबंदी कानून जो है 1950 के बाद जो है लागू हुआ था, और इसमें जो है जो बिखरे हुए जोत थे उनको एक साथ किया गया, जिससे जो है कृषि में उत्पादकता बढ़ सके। तो चकबंदी योजना जो है अब इस समय कितना % भाग जो है चकबंदी के अंतर्गत आता है लगभग में, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है लगभग 49% जो कृषि योग्य भूमि है वो चकबंदी के अंतर्गत आज की डेट में आती है। इसका इतिहास क्या है? 1920 में पहली बार बड़ौदा स्टेट में चकबंदी अधिनियम पारित किया गया था। चकबंदी वह विधि है जिसके द्वारा भूमि का एकीकरण कर चकों के विस्तार में मदद करता है। यह एक किसान के लिए कृषि पद्धतियों को सरल बनाता है, अर्थव्यवस्था और समय दोनों के संदर्भ में लाभप्रद है। वर्तमान में 49% भूमि कृषि भूमि जो है वो चकबंदी प्रणाली के अधीन है। आगे बढ़ते हैं। ग्राम पंचायतों के प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और ग्राम विकास में जनता की भागीदारी भी सुनिश्चित करने हेतु कौन सी समिति जिम्मेदार है? तो ग्रामीण या ग्राम पंचायत स्तर पर कई सारी समितियां बनाई जाती हैं, उनमें से कौन सी समिति जो है इसके लिए जिम्मेदार है ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या है? कार्यात्मक समितियां जो हैं वो जो है इस तरह की कार्यों के लिए जिम्मेदार है। कार्यात्मक समितियां एक समिति है जिन्हें ग्राम पंचायतों को प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बेहतर बनाने के लिए तैयार करना है और ग्राम विकास में जनता की भागीदारी भी सुनिश्चित करानी है। पंचायतों से संबंधित अनुच्छेद 40 है तथा अनुच्छेद 246 यह स्थानीय स्वशासन से संबंधित है और किसी भी विषय के संबंध में राज्य विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार देता है। अगला प्रश्न देखेंगे। वैश्विक ग्राम या विश्व ग्राम या ग्लोबल विलेज का विकास, ये एक अवधारणा है, इसका विकास किस अवधारणा पर आधारित है? इसको हमको बताना है। तो वैश्विक ग्राम एक परिकल्पना है, एक अवधारणा है, और इसका आधार क्या है? संचार और परिवहन विकास। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है।
वैश्विक ग्राम की अवधारणा का विकास परिवहन और संचार विकास पर आधारित है। ये मीडिया तकनीक के विस्तारित होने के परिणाम के रूप में देखा जाता है। मार्शल मैक्लूहान ने विश्व गांव की भविष्यवाणी की थी, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तंत्रिका तंत्र द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। कुल मिलाकर इसको संक्षेप में अगर आप समझिए तो अगर कई सारे जो है बिखरे हुए गांव हैं और या जिनको आप जो है विश्व के कई स्थान मानते हैं, तो जब ये सभी संचार तंत्र से, क्योंकि आज इंटरनेट है और कई प्रकार के संचार के साधन हैं, जब ये संचार तंत्र से सभी स्थान आपस में जुड़ जाते हैं तो ऐसा कहा जा सकता है कि पूरा विश्व जो है एक गांव बन गया है। तो इसको ग्लोबल विलेज कहा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा जनधन योजना अभियान 2021 में सबकी योजना, सबका विकास और वाइब्रेंट ग्राम सभा डैशबोर्ड को कब लागू किया गया था, कब लॉन्च किया गया था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ये जो है जो डैशबोर्ड है ये सितंबर 2021 में लॉन्च हुआ था। पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था 30 सितंबर 2021 को। उन्होंने ग्रामोदय संकल्प पत्रिका के 10वें अंक का भी विमोचन किया था। अभियान के दौरान आगामी वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए पंचायत विकास योजनाओं को तैयार करने के लिए संरचित ग्राम सभा की बैठकें आयोजित की जाएंगी। अगला प्रश्न, शासन में पारदर्शिता श्रेणी के अंतर्गत 70वें स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार निम्न में से किस मंत्रालय ने प्राप्त किए? तो एक ये प्रतिष्ठित पुरस्कार है और ये किस मंत्रालय ने प्राप्त किए बताना है आपको। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पंचायती राज मंत्रालय। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। ये पुरस्कार देश भर में पंचायती राज संस्थानों में आईटी पहल और परिवर्तनकारी सुधारों के लिए परिणाम आधारित कामकाज में सुधार, बेहतर पारदर्शिता और ई गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए दिया जाता है। स्कॉच चैलेंजर अवार्ड को भारत का सर्वोच्च स्वतंत्र सम्मान माना जाता है। ये संपूर्ण शोध और विशेषज्ञ मूल्यांकन के बाद प्रदान किया जाता है। ये पुरस्कार ऐसे लोगों, परियोजनाओं और संस्थानों को मान्यता देता है जो भारत को एक बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए विशेष प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न, मक्के की खेती की जा सकती है किस मौसम में? खरीफ के मौसम में, जायद के मौसम में, रबी के मौसम में या साल भर इसकी खेती की जा सकती है? तो सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है डी ऑप्शन। मक्का एक ऐसी फसल है जो साल भर इसकी खेती की जा सकती है। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा, मूल रूप से जो मक्का है वो खरीफ ऋतु की फसल है। ये मोटे अनाजों की श्रेणी में आता है, लेकिन जहाँ पर सिंचाई के साधन होते हैं वहाँ रबी और खरीफ की अगेती फसल के रूप में इसको लिया जा सकता है। और मक्का जो है कार्बोहाइड्रेट का बहुत ही अच्छा स्रोत माना जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य बुंदेलखंड से संबंधित है? तो इनमें से कौन सा जो है बुंदेलखंड से संबंधित लोक नृत्य है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ख्याल नृत्य, पाईडंडा नृत्य, राई नृत्य, ये सभी जो है बुंदेलखंड के ही लोक नृत्यों के नाम आपको दिए गए हैं। अगला प्रश्न लेंगे, भारत के किस राज्य को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है? जहाँ पर बौद्ध धर्म जो है सबसे अधिक समय तक फला फूला विस्तारित हुआ, तो ऐसा कौन सा राज्य है भारत का? उत्तर प्रदेश। गौतम बुद्ध का जो है जो अधिकांश सन्यासी जीवन था वो उत्तर प्रदेश में ही व्यतीत हुआ। इसी कारण उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। बुद्ध भगवान का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण ये तीनों ही वैशाख पूर्णिमा को हुए थे। इसीलिए बौद्ध धर्म में वैशाख पूर्णिमा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक काल कोसल राज्य में व्यतीत किए थे। अगला प्रश्न, अब्दुल करीम तथा वसीम खान निम्नलिखित किस घराने से संबंधित हैं? तो ये जो है लोक कलाकार हैं और किस घराने से संबंधित है ये आपको बताना है। ये किराना घराने से संबंधित कलाकार हैं। सहारनपुर के निकट किराना नामक ग्राम निवासी अब्दुल करीम तथा वसीम खान ने किराना घराने की नींव रखी। गंगूबाई हंगल, रोसानारा बेगम, भीमसेन जोशी आदि इसी घराने से संबंधित हैं। किराना घराने के हबीब खां की शिष्या मुनीर खातूम बेगम देश विदेश में काफ़ी लोकप्रिय थी। अगला प्रश्न,
प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया है। अल्फ्रेड पार्क आप जानते हैं कि ऐतिहासिक धरोहर है हमारे देश में, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। तो प्रयागराज में स्थित है और इसका नामकरण किया गया है किसके नाम पर? तो इसका नामकरण किया गया है चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो दोस्तों, इस तरह से आज के इस सेशन में हम लोगों ने 25 प्रश्नों को सॉल्व किया और इनका रिवीजन भी करते रहिए। 4 सेट आपको दिए जा चुके हैं, चारों सेटों को दोहराते रहिए। इनमें से आपको निश्चित रूप से एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन प्राप्त होंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।